नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाथरस की घटना को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया है, जमकर घेरा है। दरअसल सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ कहते नजर आए कि हाथरस में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, क्या समाजवादी पार्टी का उस अपराधी से कोई संबंध नहीं है? हर अपराधी के साथ समाजवादी शब्द क्यों जुड़ जाता है? सीएम योगी ने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी स्थिति है, ये कौन सी मजबूरी है? इस पर नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने पलटवार करते हुए एक पोस्टर दिखाते हुए कहा कि हाथरस मामले का आरोपी बीजेपी सांसद के साथ बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में दरअसल बजट पर चर्चा के दौरान हाथरस की घटना का जिक्र करते हुए कहा, हाथरस में हुई घटना ने टोपी को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, लाल टोपी पर वो तंज कसते नजर आए। सीएम योगी के मुताबिक दिन भर सोशल मीडिया पर यह चलता रहा कि आखिरकार ये टोपी वाला था कौन। एक बार फिर ये टोपी शर्मसार हुई है। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि उत्तर प्रदेश में क्या 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर केंद्रित रहने वाला है? आज करेंगे इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए इस तंज के बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन योगी ने टोपी के जरिए सपा पर यह तंज आखिर क्यों कसा? किस तरफ उनका इशारा था? वो क्या कहना चाहते थे? बहुत महत्वपूर्ण सवाल यह भी कि क्या अब 2022 का चुनाव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर लड़ा जाएगा? योगी का टोपी वाला वार मिशन 2022 के लिए होगा कितना असरदार? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूं। दिलीप श्रीवास्तव, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। सपा प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक इस समय मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। आप सपा का पक्ष रखने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज जो योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये तंज कसा गया, लाल टोपी को लेकर ये किस तरह की टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है? कहा गया है साफ साफ कि लाल टोपी वाले को देखकर एक छोटा बच्चा भी कह देता है कि ये तो गुंडा है। क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद शिल्पा जी, आपने अपने डिबेट की शुरुआत मुझसे करी है, इसका मैं बहुत आभारी हूँ। शिल्पा जी, अभी आप अपनी रिपोर्ट में हाथरस के बारे में बोल रहा था। मैं चाहता हूँ डिबेट की शुरुआत शानदार और बढ़िया तरीके से की जाए। तो मैं काका हाथरसी की दो पंक्तियाँ पढ़ना चाहूँगा कि जिसकी मुट्ठी में सत्ता है पार ब्रह्म सरकार वही, प्रजा पिसे जिसके शासन में प्रजातंत्र, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनका करवाओ अभिनंदन, और करे प्रदर्शन जो हड़ताली उन पर लाठी चार्ज करा दो, लाठी से भी अगर नहीं मरे चूको मत गोली भी चलवा दो। तो इन चार पंक्तियों के साथ लोग कह रहे हैं कि गुंडे दिखते हैं, क्या दिखते हैं? शिल्पा जी, हम तो बस यही कहते हैं कि अगर आप एक तरफ माननीय अखिलेश यादव जी को खड़ा कर दीजिए, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री खड़ा कर दीजिए, और अपने घर के किसी बच्चे से पूछ लीजिए कि कौन क्या लग रहा है, जवाब आपके पास में है। मुझे लगता है कि राजनीति में इस तरह लेकिन हाथरस हत्याकांड में जिस तरह से गौरव शर्मा का मुख्य आरोपी का नाम सामने आ रहा है, अखिलेश यादव के साथ पोस्टर में गौरव खड़ा हुआ नजर आ रहा है, उसके बाद ये तंज कसा गया, उसके बाद ये सारे आरोप समाजवादी पार्टी को लेकर अब लगाए जा रहे हैं। इस पर क्या जवाब दीजिएगा? क्या वो तस्वीरें झूठ बोल रही हैं? हाँ बिल्कुल शिल्पा जी, नहीं बिल्कुल शिल्पा जी। और अगर आप तस्वीरें चाहेंगी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 15 लोगों के साथ तस्वीरें दिखा दूंगा। मैं इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूं क्योंकि आज ही माननीय अखिलेश यादव ने आप ही के साथ में एक टीवी चैनल पे बकायदा बड़ी बड़ी फोटोएं दिखवाई हैं। तो मैं फोटो में नहीं जाना चाहता, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत राजनीति होंगी कि मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी का है, ये समाजवादी पार्टी का है। वो किसी भी पार्टी का है, अगर उसने इस तरह का काम किया है उसको तुरंत दंड मिलना चाहिए। और मैं प्रवक्ता होने के साथ ही उसको डिफेंड नहीं करूँगा। और अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि मुझे उनको ही पता है वो कहाँ पर है, वो किस समय का है, किसके साथ फ़ोटो खिंचवाता है, किस सांसद के साथ खड़ा होता है, और कहाँ से उसको सारा इंतज़ाम रहता है। हाँ। ये उनको पता है। लेकिन डिफेंड करने की राजनीति किसी बलात्कारी को या किसी दुर्दान अपराधी की, ये हमारी संज्ञान में
चलिए ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, ये सपा कनेक्शन तो आप लोग बार बार उजागर कर रहे हैं, बार बार तस्वीरें भी आप लोगों की तरफ से दिखाई जा रही है, और आज तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से लाल टोपी पर भी जबरदस्त वार किया गया। लेकिन आप ये बताएं कि हाथरस हत्याकांड में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अभी भी गिरफ्त से बाहर क्यों है? और सवाल आप पर यह भी उठ रहे हैं कि क्या अपनी इस नाकामी को छिपाने के लिए आप लोग इस लाल टोपी का सहारा ले रहे हैं, इस तरह से सपा कनेक्शन का सहारा ले रहे हैं? शिल्पा जी, अपराध और सपा का चोली दामन का साथ रहा है, ये तो विख्यात क्या कुख्यात है। उत्तर प्रदेश में किस तरह से राजनीति में अपराधियों का आना हुआ मुलायम सिंह यादव जी के संरक्षण के कारण, ये तो कुख्यात रूप में सभी लोग जानते हैं। और किसका किससे कनेक्शन है, अपराध अगर हर अपराधी पकड़ा जा रहा है तो उसको संरक्षण देने वाला कौन? समाजवादी पार्टी के शासन के लोग, उनके वही नेता। जो 18 जनवरी का वीडियो है जो चारों ओर वायरल हो रहा है, लाल टोपी लगाए हुए कौन है? गौरव शर्मा है। और जो भी अभी घटनाएं घटी, जो जितनी भी घटनाएं घटी हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें अपराधियों को गिरफ्तार करते समय नहीं लगा, किसी को संरक्षण देने का काम नहीं किया क्या? कि यहाँ तमाम ऐसे नेताओं की प्रेरित है जिनको संरक्षण देने का काम किया, जिनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की, कि जब फटकार लगती है सर्वोच्च न्यायालय की तब ये कुछ कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। गायत्री प्रजापति उसका उदाहरण है, और भी तमाम ऐसे तमाम लंबी फेहरिस्त है। मैं ये नहीं बताना चाहूंगा कि इनके समय में कौन कौन से कांड हुए और कौन किस प्रकार इन्होंने संरक्षण देने का काम किया, ये आप भी जान रही है, बखूबी आपकी बड़ी जानकारी में है। लेकिन जिस तरह से लाल टोपी पहन के उसका इस्तेमाल एक राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीति करता है, समाज के उत्थान के लिए उसका एक विजन होता है, चाहे सपा का वर्कर हो चाहे बीजेपी का वर्कर हो, लेकिन अगर वो अपराध में संलिप्त होता है और अपराध में संलिप्त होने के कारण उसको एक संरक्षण दिया जाता है, राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? बचाने का काम किया जाता है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आखिरकार आपकी पुलिस के ढूंढ के सामने उस मुख्य आरोपी को क्यों नहीं ला पा रही है? आप जितनी घटनाएं हुई हैं बंगाल का उसमें चुनाव आप देखने बता अभी दीजिए क्या कितने करेंगे? आरोपी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था डॉक्टर साहब, बहुत सारी चीजें हैं जो एक बोलने एक लायक करके नहीं। एक करके सभी से अगर आप हल्ला बोल संस्कृति यहाँ लागू करना चाहते हैं डिबेट में तो स्वागत नहीं, है दिलीप आपका। जी, ये तो फैक्ट्स पर आइए। आपकी संस्कृति के इसके परिचायक है आप इसकी। दिलीप जी ठीक है, देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए, अरे फैक्ट्स पर क्या बंगाल के चुनाव नहीं लड़ रहे हो क्या भाई? शिल्पा जी, इतने नाराज क्यों हो रहे हो इतना? शिल्पा जी, जो भी घटनाएं घटी उसमें क्या किसी अपराधी को संरक्षण देने का काम किया गया? दुर्भाग्य से जो घटनाएं घटी उसमें तमाम अपराधी पकड़े गए। आज मुख्तार अंसारी क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में आना चाह रहे? क्या दिक्कत है उनको? कानून का डर सता रहा है ना, कार्रवाई होगी, उन्हें डर सता रहा, प्रियंका जी उन्हें बचाने में लगी हुई है। ऐसे तमाम अपराधी जो खुलेआम घूमते थे आज जेल के अंदर है, अपनी जमानतें कटवा के जेल के अंदर जा रहे हैं या शपथ पत्र दे रहे हैं। आपका कहना है कि प्रियंका गांधी उन्हें बचाने में लगी हुई है? जरा स्पष्ट करें। बचाने में लगी है, ये आप कई बार चर्चा कर चुकी हैं, इस पर तो डिबेट हो चुकी है, और प्रियंका जी स्पष्ट रूप से उसको बचाने में लगी हुई है। ऐसे दुर्दांत अपराधी को पंजाब से उत्तर प्रदेश ना आने देना, ये इसमें किस तरह का संरक्षण? ये राजनीतिक संरक्षण है जो प्रियंका जी का संरक्षण है। इसी तरह से मैं एक लंबी ठीक है, उमाशंकर पांडे जी से जवाब ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है उमाशंकर पांडे जी। ठीक है, लौटूंगी सर आपके पास, एक एक करके सबका मैं ओपनिंग कमेंट एक बार ले लूं, उसके बाद फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष शर्मा आपके पास भी आऊंगी, एक सेकंड सर। उमाशंकर पांडे जी, जिस तरह से दिलीप श्रीवास्तव को भी आपने सुना, कह रहे हैं कि सपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, अपराधियों को संरक्षण आप लोग दे रहे हैं, विपक्ष दे रहा है, और उसके बाद फिर सूबे के अंदर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हो हल्ला भी खुद ही मचा देते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, ये अपने गृह मंत्रालय का अगर रिपोर्ट एनसीआरबी का देख लें, जिसमें उत्तर प्रदेश 11 संगीन अपराधों के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर है, तो हकीकत अपने आप खुल जाती है। अब अगर अपने ही गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जी की मिनिस्ट्री की भी बात ये नहीं मानेंगे तो फिर ये जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जब अखबार सुबह खोलती है, टीवी चैनल खोलती है, तो उसे स्वयं समझ में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज समाप्त हो चुका है और जंगल राज कायम हो चुका है। हाथरस की अगर हम बात करें तो अगर वो सपा से जुड़ा हुआ अपराधी हो या वो सामान्य अपराधी हो या बड़ा अपराधी हो, अपराधी को उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, ये बात तो योगी आदित्यनाथ जी हर जगह कहते हैं। बंगाल में भी कह रहे थे कि वो तख्ती बांध के अपराधी आता है, तो फिर ऐसे अपराधी रोज निकल कहां से आते हैं
जो रोज किसी ना किसी घटना को अंजाम देते हैं। इसी लखनऊ में ले लीजिए, अभी शोरूम लूटा गया, और जिस तरीके से ये हाथरस की घटना है, ये कितनी शर्मनाक बात है। उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री स्वयं योगी जी हैं। तो ये असफलता उनकी मानी जाएगी। आज वो विपक्ष पे आरोप लगाएं, वो जैसे भी चाहे वैसे करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं है। अब तो यह भी नहीं कहा जा सकता शिल्पा जी कि योगी जी को कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। पिछले 4 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, और उसके बावजूद अगर कानून व्यवस्था को सुधारने का अनुभव वो नहीं ग्रहण कर पाए हैं, तो इसका मतलब वो अक्षम है, अक्षम मुख्यमंत्री है। मैं भारतीय जनता पार्टी को सलाह दे रहा हूं कि आत्म मंथन करें, अभी भी समय है। ऐसे मुख्यमंत्री को हटा के किसी योग्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए। G23 के नेता जिसको सलाह दे रहे हैं उसकी सलाह सुन ले। अपने यहाँ जो नेताओं का मंथन हो रहा है उसकी सलाह सबसे तो चले गए, बस इतनी। इसमें ना बोले, इसमें मैं भी बोलता हूं। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, अच्छा मुख्यमंत्री है। सभी से दरख्वास्त है सर, एक ही करके सभी को मौका मिलने दीजिए। डॉक्टर नहीं, किसी को इजाजत नहीं है। नहीं, डॉक्टर आशुतोष शर्मा, किसी को इजाजत नहीं है सर। इसलिए मैं बार-बार आप सभी से, आप सब सभ्य व्यक्ति हैं, आप लोगों से इसलिए मैं बार-बार दरख्वास्त कर रही हूँ सर, डिबेट की डेकोरम को प्लीज मेंटेन करने के लिए आप लोग, मैं चाहती हूं आप लोग मेरा सहयोग करें। हमारे साथ डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक, आज जो ये तंज किसा गया है, आखिरकार क्या मतलब इसका निकाला जाए, क्या मायने इसका निकाले जाए? और जो कहा जा रहा है, सपा कह रही है कि भाई बीजेपी जब से आई है तब से गुंडा राज है, बीजेपी तो गुंडा राज के मुद्दे पर ही सत्ता में यहां पर दाखिल हुई थी। आखिरकार ये चल क्या रहा है और इस तंज का क्या मतलब, क्या मायने? देखो, 2 बात मैं कहूंगा, और लाल टोपी को बीच में इस तरह से खास तौर पर लाना। विधानसभा में मुख्यमंत्री के पद पर शोभित होते हुए यदि ये बयान मुख्यमंत्री जी देते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ठीक नहीं है। संवैधानिक पद की एक गरिमा होती है। मुझे लगता है ये बयान यदि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आता तो मुझे लगता बहुत अच्छी बात होती। मुख्यमंत्री की एक गरिमा होती है और मुख्यमंत्री की गरिमा बनाए रखने के लिए उनकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके का राजनीतिक बयान उनको नहीं देना चाहिए था। दूसरी बात, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि कोई भी लाल टोपी पहन करके या कोई दुपट्टा पहन करके विधानसभा में जाए, क्योंकि ये संवैधानिक लोकतांत्रिक मंदिर कहे जाते हैं इनको। यदि इसमें भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए राजनीतिक दल नहीं सोचेंगे तो मुझे लगता है ये भी एक गंभीर समस्या है और राजनीतिक दल के लिए। ये भी समाजवादी पार्टी को सोचना होगा कि आखिर में विधानसभा या लोकसभा में इस तरीके की टोपी पहन के न जाएं, क्योंकि यदि यही सारे राजनीतिक दल करने लगेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मामला बिगड़ेगा और जो पूरा देश या पूरा प्रदेश जब विधानसभा चलती है देखता है तो थोड़ा सा गलत संदेश जाएगा। हाँ। दूसरी बात, भाजपा के नेता ने अभी ने कहा कि कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी एक अपराधी को बचा रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार गई, उत्तर प्रदेश की सरकार की जो मांग थी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो आप अपना पक्ष, प्रदेश के जो महाधिवक्ता वहाँ गए होंगे या प्रदेश की तरफ से जो वकील खड़े रहे होंगे, यदि वो सुप्रीम कोर्ट को भी संतुष्ट नहीं कर पाए कि आखिर में उत्तर प्रदेश में उस अतीक अहमद जैसे अपराधी को लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट उसमें असहमत हुआ, तो मुझे लगता है ये भी एक उत्तर प्रदेश सरकार की कहूँगा कि हार है। क्योंकि आप राजनीतिक मंचों से तो आरोप लगा सकते हो कि वो इस तरीके से पंजाब सरकार उनका सहयोग कर रही है, पीछे के प्रदेश से क्या हो रहा है। तीसरी बात मैं कहूँगा कि ये कांग्रेस की भी जिम्मेदारी बनती है। यदि किसी महिला ने पत्र लिखा, उसके पति की हत्या हुई, तो कम से कम प्रियंका गांधी का बयान उस पर आना चाहिए था, किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का बयान आना चाहिए, क्योंकि एक लोकतांत्रिक जिम्मेदारी होती है कि आखिर में कोई भी अपराधी है तो वो यदि मुख्यमंत्री से वहां बात करते, चाहे अनौपचारिक बात करते, लेकिन एक संदेश जाता कि हाँ आपने एक पत्र के माध्यम से उसको संज्ञान में लिया। क्या आपको नहीं लगता कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के मद्देनजर ये जरूरी होना चाहिए था, या सिर्फ सियासत तक ही, आरोप प्रत्यारोप तक ही तमाम लोग आप जैसे सीमित हो जाते हैं, तमाम विपक्षी दल? देखिए, मैं आपको बताऊं कि परसों ही मैंने आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी के आदेश पर उनका वक्तव्य भेजा था और बाकायदे मीडिया में उन्होंने इस बात को उठाया और स्वयं विधानसभा में अजय लल्लू जी ने इस बात को उठाया। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि कैसे ये बात डॉक्टर साहब से मिस हो रही है, लेकिन ये मेरे पास अभी भी है वो प्रेस रिलीज जो मेरे ही नाम से गई थी। अगर डॉक्टर साहब कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। हम लोगों ने
इस पर पूरे तरीके से इस पर अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया प्रेस रिलीज के माध्यम से, और विधानसभा में इस बात का जिक्र करते हुए अध्यक्ष जी ने भी इस बात को उठाया है। ठीक है। दूसरी बात, मैं टोपी वाली बात पर जरूर कहना चाहूंगा। हाँ। मैं हर बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात समझिए, ये जो टोपी है ये अलग अलग राजनीतिक दलों की अपनी एक पहचान है, एक सिंबल है उनका। और ये कांग्रेस की जो सफेद टोपी है वो आजादी के दीवानों की पहचान हुआ करती थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफेद टोपी पहनते थे, वो गांधीवादी टोपी होती थी जो गांधीवाद की पहचान थी। अगर मैं उस पे नहीं जाना चाहता, हमने कभी इस बात पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया कि आजादी के समय में, ये शिल्पा जी मैं लास्ट बात कह रहा हूं, आजादी के समय 1925 में आरएसएस का गठन हुआ। ये बात सुन लीजिए, महत्वपूर्ण है, 5 सेकंड। आरएसएस का गठन हुआ और आरएसएस ने एक टोपी पहनी, वो टोपी काले रंग की थी, और काला रंग हमारे यहां विरोध का प्रतीक होता है। और ये जरूर मैं कहना चाहूंगा कि आरएसएस ने, क्या इसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने ही देश के क्रांतिकारियों का विरोध करने के लिए काली टोपी धारण कर लिया था? क्या मुख्यमंत्री जी इसका जवाब देंगे क्या कि वो काली टोपी किसके विरोध स्वरूप पहनते हैं? शिल्पा जी, चलिए ठीक है। दिलीप जी, आप ही के पास आ रही हूँ, आप मुझे ये बताएं, मुझे भी आने दीजिए। ज्यादा जरूरी क्या ये है किसकी टोपी का कैसा रंग है, कौन टोपी पहन रहा है, नहीं पहन रहा है, या फिर सूबे के अंदर कानून व्यवस्था का जो हाल है उस पर बात करना ज्यादा जरूरी है? मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बिल्कुल शिल्पा जी। उससे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस जो आजादी के पूर्व स्थापित हुई थी, उसके आजादी के बाद मैं फिर से कहूंगा, विदेशी द्वारा जो एओ ह्यूम द्वारा स्थापित कांग्रेस, और आजादी के बाद उस कांग्रेस के कई विभाजन, और वो कांग्रेस थी। चलिए, अगर कांग्रेस का जवाब आपने दे दिया हो तो जरा जो मैंने आपसे सवाल पूछा उस पर जल्दी से आइएगा। डिबेट को डिटेल करने की कोशिश मत कीजिए। पूरे जितने संस्थापक सबके नाम पढ़ लीजिए। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आज कांग्रेस पर डिबेट करने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है। दिलीप श्रीवास्तव जी, बहुत इज्जत के साथ कहना चाहूंगी, आरएसएस ने की थी, आरएसएस ने की थी, आरएसएस ने क्रांतिकारियों की मुखबिरी की, आरएसएस ने की मुखबिरी, रानी लक्ष्मीबाई खेलने की कोशिश भगत सिंह जी से लेके दिलीप जी, आपके लिए टोपी ज्यादा जरूरी है, टोपी का रंग ज्यादा जरूरी है, या फिर सूबे के अंदर कानून व्यवस्था? आरएसएस ने की और सावरकर ने माफी मांगी, अंग्रेजों के दलों में माफी मांगी, अंग्रेजों के चरणों में गिरकर लिखित में माफी मांगी। प्लीज दोनों का वॉल्यूम डाउन किया जाए, दोनों का वॉल्यूम डाउन किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष वर्मा सपा का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। डॉक्टर आशुतोष, आप ही के पास आते हुए जरा ये बताएं, योगी का आज ये जो टोपी वाला वार देखने को मिला, सीधे सीधे बताइएगा, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि इसका मिशन 2022 के लिए कितना असरदार आप मान रहे हैं, इसका कितना असर इस पर पड़ने वाला है? नहीं, देखिए शिल्पा जी, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को अंदरूनी खबर लग गई है कि उनकी सरकार जा रही है, और ये लाल रंग कहते नहीं, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये इनके सपनों में अब आने लगा है, ये डरने लगे हैं। इसीलिए ये उलूल जुलूल की बातें खड़े होके एक संवैधानिक पद पे उसके अंदर विधानसभा में कर रहे हैं। इस समय प्रदेश की जनता अच्छी तरीके से जानती है, और जहाँ तक ये लाल रंग के साथ ये इनकी जो भाषा है वो मैं भाषा में नहीं करूँगा। आप लोग भी बड़े पत्रकार हैं, और आप जैसे भी कांग्रेस के वक्ता ने बताया कि क्या हालत है, जरा आप मुझे ये बताएं कि आप मेरे साथ इतने डिबेट्स में बैठ चुके हैं, लेकिन लाल टोपी आज आपने किस खास पर्पस से लगाई है? हाँ नहीं शिल्पा जी, मैं लाल टोपी के साथ मैंने शुरुआत भी नहीं की थी। जब मुझे लगा कि बीजेपी की प्रवक्ता जो लाल टोपी से ही परेशान है, तो इसलिए मैंने आपके सामने और कैमरे में लगाई थी कि ये लाल टोपी जो है शौर्य का प्रतीक है, लाल टोपी अभिमान का प्रतीक है। इतनी परेशानी क्या हो रही है, इतनी परेशानी लाल टोपी से क्यों? इतनी परेशानी लाल टोपी से क्यों हो रही है? मैं कभी डिबेट में नहीं लगा के बैठता। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपको टोका, इसलिए मैंने आपसे यही तो मैं पूछने जाता हूँ। हाँ, जवाब दीजिए दिलीप श्रीवास्तव। शिल्पा जी, जब लाल टोपी वाले खुलेआम अपराध करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जनमानस कहेगा ना कि ये गुंडे हैं। जब गौरव शर्मा लाल टोपी भैया, एक साल में उत्तर प्रदेश में जितने बड़े अपराध हुए हैं पिछले 4 साल में,
यार पढ़ते नहीं हो क्या तुम लोग? पढ़ते वढ़ते नहीं हो क्या? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो पढ़ा करो। पूरी पार्टी में वैसे ही बड़े हैं क्या सबके सब? दिलीप जी, अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट पढ़ा करो भाई अपने वहाँ की। क्या एक आध सबसे व्यक्ति ज्यादा की वजह महिला से अपराध तुम्हारे वहाँ है। सब लाल टोपी पहनने वालों पर आप सवाल उठा देंगे? महिलाओं पे 56,111 केस दर्ज हुए। 2018 में 59,445। ये पूरा लेके बैठा हूँ तुम्हारे वहाँ का चिट्ठा। 2019 में 59,000 केस महिलाओं पे हुए। महिलाओं के खिलाफ होने अपराधों में 15% की वृद्धि 2019 में आ गई खाली। अरे पढ़ो तो भाई, और फिर बीच में तो पढ़ के आओ ना, हवा हवाई क्यों बातें करते हो? अरे पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठे हो, कम से कम वहां तो पढ़ के आओ। पढ़ के तो आओ कम से कम। हवा में बातें क्यों करने लगते हो? क्या उत्तर प्रदेश की जनता को जाहिल ही समझा है क्या? कौन अगर उत्तर प्रदेश की जनता के सामने हवा में बातें मत करो, कम से कम पढ़ के आया करो। जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसको पढ़ो, ठीक है? कुछ भी बोलने लगते हो कहीं पे भी आके। पढ़ के आया कीजिए, हवा में बस मत किया कीजिए। नहीं, यही मैं बताता हूँ ठीक है। कि आप लोग सत्ता में आके अहंकारी हो गए हैं। आपको जनता की बात सुननी नहीं है। इसीलिए मैंने हाथरस की बात शुरू की थी। हाथरस में पहला केस नहीं है, ये दूसरा केस है। जहाँ रहते हो लखनऊ में, वहाँ पे जंगल राज को एक दूसरे के गुंडा राज कराने की कोशिश के साथ, और बात नहीं करोगे। देखो शिल्पा, किस अपराधी का, कर देंगे। किस अपराधी का किस नेता के साथ फोटो है ये मायने नहीं रखता। कहो तो एक दो क्योंकि जब फोटो खींचे होंगे उस समय वो अपराधी नहीं होगा, लेकिन आज की डेट में वो अपराधी है। चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुकात रखता हो, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो केवल आरोप प्रत्यारोप न करे। क्या वो सपा का है या भाजपा, सपा वाले के वो भाजपा का है। अपराधी अपराधी होता है, बिल्कुल, न उसकी जाति न धर्म न कोई दल होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने कहा या बीजेपी जो कह रही है, सपा की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया कि वो हमारा कार्यकर्ता है। अब फोटो खिंचे रहे होंगे, अब तमाम भीड़ होती है, तमाम ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि स्क्रीन करके लोग बगल में आके खड़े होंगे कि साहब किसके साथ फोटो खिंच रहा है। तो केवल इस पे मुझे लगता है नहीं जाना चाहिए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई उस व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जिसने इसको अंजाम दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो सपा का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या अन्य यही किसी जानना दल का हो, चाहती किसी अन्य हूँ दल का दिलीप हो। श्रीवास्तव, आपका ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए और था दूसरा कि गौरव शर्मा दूसरा मैं ये कहूंगा, दूसरा मैं साथ में, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे होना चाहिए बकायदा। शिल्पा जी, उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है ना, तो उसकी जाति के कारण भारतीय जनता पार्टी उसे संरक्षण देती है। फिलहाल को इतना क्यों उठाए भाग रहे हैं आप लोग? जो जेल के अंदर जो घटना है, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, उसके अपराधी पकड़े हुए कितने समय बीते। तुरंत लखनऊ में जो घटना घटती है, लखनऊ में जो चोरी की घटना आपने बताई, उसके अपराधी पकड़े गए। जो गौरव शर्मा की बात आज हम लोग बहस अभी कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, हो सकता है डिबेट खत्म होते होते वो पकड़ लिए जाए। ये मैं एक बात बता रहा हूँ, किसी को संरक्षण नहीं दिया जा रहा। अपराधी की जो जगह है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा स्पष्ट निर्देश है, कोई संरक्षण नहीं, उठा के जेल में बंद करिए। तो जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? लाल टोपी को लेकर टकराव की स्थिति को उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या थी? शिल्पा जी, हाँ, उमाशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड, डॉक्टर आशुतोष शर्मा आ रही हूँ आपके पास। उमाशंकर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद आपके पास आती हूँ। नहीं, मैं बस 10 सेकंड आपसे एक चीज पूछूंगा, जल्दी से सर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा। जो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट आती है वो कह दीजिए झूठी है। आप कह दिए झूठी है, आप कह दिए गृह मंत्रालय झूठी रिपोर्ट भेजता है। गृह मंत्रालय योगी आदित्यनाथ के ऊपर जबरदस्ती की झूठी रिपोर्ट बनाता है। बताइए। चलिए ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। उमाशंकर पांडे जी जल्दी से, उसके बाद दिलीप श्रीवास्तव जवाब देंगे। दिलीप जी सुन लीजिए, दिलीप जी जरा सुन तो लीजिए, उसी के बाद तो जवाब दीजिएगा। बोलिए उमाशंकर जी। देखिए, अगर अपराध रुक नहीं रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, और जब पुलिस का इकबाल खत्म हो जाता है तो अपराध बढ़ते हैं, और उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले किसी की बनती है तो वो गृह मंत्री की बनती है, और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं। इसलिए योगी जी की जिम्मेदारी बनती है। अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे हैं, ये दूसरा सब्जेक्ट है, और मैं उसका भी जिक्र कर देता हूं। कुलदीप सेंगर जी के मामले में कुलदीप सेंगर को बचाने का पूरा प्रयास सरकार ने किया, और जब कोर्ट का आदेश आ गया तब उनको गिरफ्तार करना पड़ा। नहीं तो एसएसपी ऑफिस
लखनऊ में वो घुस गए थे। इनके एक और विधायक हैं सुरेंद्र सिंह बलिया वाले, कैसे खुलेआम उनके एक पारिवारिक मित्र ने गोलियां चलाई और कैसे उन्होंने संरक्षण दिया। आज तक उनके ऊपर कोई एक मिनट देखिए, ये ऐसे चिल्लाएंगे कैसे काम चलेगा? ये देखिए, मैं शिल्पा जी ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा, इनको ये मैं नहीं करूंगा। दिलीप जी बार-बार मैंने आपसे यही दरख्वास्त रही है कि सर पहले इनको चुप कराइए, बाद आपको जो कहना है इनको चुप कराइए, मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। चलिए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, दोनों का वोट डाल किया जाए। सर आप दोनों से मिलकर डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर सुनील कौशिक, सियासत इस कदर हावी हो चुकी है, कोई भी मुद्दा उठ जाए, अब जैसे हाथरस हत्याकांड की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर हाथरस की बेटी को इंसाफ की बात कहीं नहीं जा रही, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उस बेटी के इंसाफ के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। देखो शिल्पा, हाथरस में इतना बड़ा मामला हुआ अभी, पूरे देश में बड़ा चर्चा उसकी रही, बड़े नेता वहां पहुंचे, और वहां यह दूसरी घटना होती है और घटना के बाद कोई व्यक्ति गोली मारने का प्रयास करता है, तो मैं निश्चित तौर से उस बेटी को इंसाफ कब मिलेगा जिसने अपनी बात को खो दिया है? मैं बिल्कुल उमाशंकर जी की बात से सहमत हूं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, पुलिस का भय खत्म हो गया है। अन्य जिलों में यदि कोई बात होती तो एक बार को चल भी सकती थी, लेकिन हाथरस के जिले में इतना बड़ा प्रकरण हुआ, इतने नेताओं का आना जाना हुआ, सारे पीएम ने भी उस पर बोला, पीएम ने भी मुख्यमंत्री से बात की, लेकिन यदि उसके बावजूद भी यदि यह घटना घटित होती है और एक व्यक्ति का इतना आगे तक जाना कि वो बच्ची के पिता को गोली मार दे, तो निश्चित तौर से पुलिस की गंभीरता वहां खत्म हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन अब ये कहना, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं कि कुलदीप सेंगर के साथ क्या हुआ, वो हर राजनीतिक दल करता है। प्रजापति जी थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, लास्ट तक वो गिरफ्तार नहीं हुए, बीजेपी की सरकार आई तब वो गिरफ्तार हुए। कुलदीप सेंगर के साथ भी बीजेपी ने वही किया जो राजनीतिक दल में रहते हुए राजनीतिक संरक्षण मिलता है, और हर दल में ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी में हो रहा है। लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यवस्थाओं को बचाने के लिए कुछ संदेश तो जाना चाहिए। अब जिस सख्त प्रशासक के रूप में योगी जी की बात होती है और वहां ये स्थिति हो कि उसी जिले में ये दोबारा घटना हो और इतना बड़ा मामला आने के बावजूद भी 48 घंटे हो गए, 48 घंटे में उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल पुलिस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दिलीप श्रीवास्तव, इंसाफ की तो बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो लाल टोपी का जिक्र हो रहा है, गुंडा राज, जंगल राज का जिक्र हो रहा है। चलिए ठीक है, आऊंगी आपके पास, उससे पहले डॉक्टर आशुतोष वर्मा कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, बोलिए। शिल्पा जी, वही मैं कह रहा था कि आपके ऊपर, हाँ बोलिए डॉक्टर आशुतोष शर्मा, बोलिए, उसके बाद फिर आपका जो सवाल होगा फिर उसको लेकर मैं दिलीप जी के पास। शिल्पा जी, मैं यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनकी सरकार के खिलाफ क्या, मतलब जो भी रिपोर्ट गृह मंत्रालय से आ रही है वहां भी भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट, वहां पे वहीं पे उनकी सरकार है, तो जो रिपोर्ट जा रही है या तो वो खारिज कर दें कि नहीं, यूपी नंबर 1 नहीं है महिलाओं अपराध में, यूपी बलात्कारों में नंबर 1 नहीं है, यूपी कस्टोडियल रेप में नंबर 1 नहीं है, फेक इनकाउंटर में नंबर 1 नहीं है। इसके बकायदा वो इस बात पे ज्यादा खुश है कि लाल रंग और पीला रंग, अरे आपको सत्ता दी गई है सरकार संभालने के लिए, प्रदेश संभालने के लिए, आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। तो मुद्दे से बात ना करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं नेताओं को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि मुद्दे की कोई बात करे तुरंत उसको वहां से बहका दो। आपको सरकार दी गई है बेरोजगारी खत्म करने के लिए, विकास खत्म करने के लिए, सांप्रदायिक दंगों खत्म करने के लिए, और आपकी सरकार का क्या चिट्ठा आया है कि उत्तर प्रदेश 4 सालों में सांप्रदायिक दंगों में सबसे ज्यादा, फेक एनकाउंटर में सबसे ज्यादा। मैं आंकड़े पढ़ के बैठ रहा हूं, मैं इनको पढ़ा दूंगा तो इनके हवा खराब हो जाएगी कि ये क्या कर रहे हैं। ठीक है, दिलीप श्रीवास्तव जी, लड़कियों के अपहरण में 11,775 और शादी के लिए मजबूर करने के लिए 10,345 मामले। डॉक्टर आशुतोष शर्मा कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है और गृह मंत्रालय के आंकड़े वो इस समय बता रहे हैं में नंबर 1 हो गया है। तो कौन सही कौन गलत, कौन सच्चा कौन झूठा, दिलीप पुलिस को मार दिया जाता है। अब ठीक है आशुतोष जी, आपने सवाल पूछ लिया, आप जरा सुन लेते हैं, कारण वही वो बोलेगा एक एक करके सर। हाँ बोलिए। उत्तर प्रदेश में जो हमें विरासत में एनसीआरबी मानसिकता भैया अमित शाह की है, अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री है आपके, आशुतोष जी सुन लीजिए, मंत्री है भैया अमित शाह जी, उन्हीं के एनसीआरबी आता है। और याद करिए जवाहर बाग कांड, प्रतापगढ़ में सिर्फ आंकड़ों पे बात कराइए ना इनसे, इन्हीं की सरकार एनसीआरबी है, तो मानसिकता अमित शाह जी की खराब होगी इनके लिए। देने का काम किया था और अपराधियों को ना पकड़ने का काम किया था।
मैं कतई इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कुलदीप अरे सिंह भैया, सेंगर तो को आपका गृह संरक्षण देने मंत्रालय का की काम किया मानसिकता गया था। खराब है। सरकार उनके खिलाफ आपके कार्रवाई गृह की गई, मंत्रालय की जो पीड़िता ने मानसिकता जैसे खराब कहा, है उसी हिसाब कि से कार्रवाई एनसीआरबी की में भी गई। समाजवादी और पार्टी के बैठे लोग हैं। पहले सुन शिल्पा जी, लीजिए, इनसे पहले सुन पूछिए कि लीजिए, एनसीआरबी में NCRB समाजवादी पार्टी के लोग बैठे अच्छा हुए ठीक है, हैं। ठीक है, आपका सवाल हो गया है डॉक्टर आशुतोष नहीं, शर्मा, जवाब या नहीं बताइए, देते। अमित शाह ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है? सूचना रिपोर्ट या अमित शाह जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है? इस संदर्भ में दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार भैया, के उत्तर शासनकाल प्रदेश में 5 साल में पीड़िता को बिहार से पीछे कहीं पहुंच गया लौटाया है। नहीं जाता। बिहार से पीड़िता को पीछे कहीं पहुंच लौटाया गया है नहीं उत्तर जाता। प्रदेश। पीड़ित न पत्रिका, पढ़ना है, न सरकार बोलना उसके है, खिलाफ आके टीवी पे जो उसने चिल्लाना तहरीर शुरू की, कर उसके देना है। खिलाफ- उसके खिलाफ अकेले चिल्ला लो, कर्मकांड होता है, उसकी तहरीर के अनुसार चिल्लाते रहो अकेले। यही तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है। उमाशंकर पांडे जी चीखम चिल्ली के बीच एक बेटी इंसाफ की बात जो रही है, लेकिन उसके बारे में कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। सियासत इस कदर हावी हो चुकी है कि इंसाफ को खोजना पड़ रहा है। पकड़े जा रहे हैं और अपराधी उमाशंकर जी, तुम लोगों से बात ही करना बेकार है भाई। उमाशंकर जी, शिल्पा जी, किसी का पिता शिल्पा मर जी, गया इनको है, चुप किसी कराइए, के साथ हर बात रेप पे हो रहा बोलेंगे। है। ठीक है, देखिए, डॉक्टर ये डिबेट आशुतोष के शर्मा, सुन लेते हैं सर, सभी को मौका मिलना हर चाहिए। बात पे भाजपा सर, फिर आप लोगों को शिकायत हो जाती है कि आपको बोलना नहीं दिया जाता। एक ही करके सर, अगर आप बोल रहे हैं तो दूसरों को सुनने का भी मादा रखिए। ठीक है उमाशंकर जी, देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए शिल्पा जी, प्रियंका गांधी जी ने भी इस पर बयान उन्होंने दिया है, राहुल गांधी जी ने भी इस मामले पर, हाथरस के मामले पर बयान दिया है। और अगर योगी सरकार कार्रवाई नहीं करेगी, जो न्यायोचित कार्रवाई होती है, तो फिर प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी जी को हाथरस जाना पड़ेगा। और तब फिर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग चिल्लाएंगे कि देखिए राजनीति कर रहे हैं। इसलिए मैं सलाह देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को कि आदरणीय प्रियंका जी या राहुल गांधी जी को फिर हाथरस जाने की नौबत मत लाइएगा, पहले ही न्यायोचित कार्रवाई कर लीजिए। नहीं तो जहां कहीं भी, सुन लीजिए, ये क्या दिलीप जी सुन क्या लीजिए, आदमी है भाई? दिलीप जी सुन लीजिए, आपका जो भी चीज को आपत्ति है, चुप कराइए, बोलने दिलीप नहीं जी, दे रहे हैं। ये क्या तरीका है एक बार डिबेट फिर का? मैं आपसे ये क्या दरख्वास्त कर रही हूँ, तरीका है? दिलीप जी की वॉल्यूम डाउन कराइए। कौन सा तरीका है? दिलीप जी का वॉल्यूम ये डाउन हर बात पे कराइए। बोलेंगे। पीसीआर, दिलीप जी का नहीं, वॉल्यूम डाउन बिल्कुल ये कीजिए। गलत तरीका है डिबेट का, ये बिल्कुल दिलीप गलत तरीका श्रीवास्तव, है। मैं बार बार आपसे दरख्वास्त देखिए कर ये रही क्या हूँ, तरीका है? डिबेट का डेकोरम ये क्या मेंटेन तरीका है? कीजिए। आप सभी लोग सभ्य व्यक्ति हैं, मैं कितनी बार आप लोगों से दरख्वास्त करूं, इतना तो आप सभी जानते हैं। अगर आप किसी को सुनेंगे नहीं तो फिर शिल्पा जी, कहेंगे क्या? जिसको देखिए, मौका है उसको शिल्पा बोलने जी, दीजिए। ठीक है, शिल्पा जी, कोई बोलता उमाशंकर है जी उसकी बोलिए, आवाज म्यूट कर बोलिए। दीजिए। उमाशंकर जी बोलिए। शिल्पा जी, दिलीप जी आऊंगी आपके शिल्पा पास, जरा जी, विपक्ष को तो शिल्पा अपनी बात जी, आप पूरी करने देखिए कि दीजिए। प्रियंका गांधी जी ने भी ट्वीट किया, हाँ हाँ, राहुल गांधी जी ने भी ट्वीट किया, आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ने बाकायदे बयान जारी किया। और अगर इन्होंने कार्रवाई नहीं की तो मैं आपके बड़े चैनल पे मैं पूरी गंभीरता से कह रहा हूं कि अगर प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी न्याय दिलाने के लिए फिर आएंगे तो फिर ये चिल्लाएंगे कि देखिए ये राजनीति कर रहे हैं। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, जो विपक्ष में है या जो हर घटनाक्रम पे उसको आवाज उठानी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई है और जरूरत पड़ने पर कांग्रेस पार्टी के नेता वहां जाएंगे और न्याय दिलाने का काम चलिए करेंगे। ठीक है, आपकी बात लेकिन हो गई है। चिंता की बात क्या है? अब जरा कि उमाशंकर जी, आज जो समय की राजनीतिक कमी होती विमर्श है, इसलिए मैं आप उसको सभी लोगों से जी। यही दरख्वास्त करती हूँ कि जरा आप जो भी अपनी बात रखने की कोशिश करें वो संक्षिप्त शब्दों में कहें, क्योंकि समय की कमी होती है, लिमिटेड टाइम हमारे पास होता है। दिलीप जी, अब आपका नंबर है, अब आप जरा जवाब दीजिए। सपा की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, कह रहे हैं कि अगर राज्य के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ गलत होगा तो ये लोग तो आवाज उठाएंगे। आम जनता भी आप लोगों से सवाल पूछेगी कि अपराधी जो मुख्य आरोपी है और उसके अलावा भी जो फरार आरोपी चल रहे हैं वो कब तक गिरफ्तार होंगे। तो फिर इसमें सियासत की बात कहां से आ जाती है? ये तो विपक्ष का धर्म होता है। आवाज उठानी चाहिए और जनता के सुख दुख में उन्हें शामिल भी होना चाहिए, राजनीतिक दल के रूप में उन्हें कार्य करना चाहिए, बिल्कुल सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। लेकिन साथ ही उस सकारात्मक राजनीति करके ये सोच के साथ किसी को संरक्षण नहीं देना चाहिए, किसी अपराधी व्यक्ति को संरक्षण नहीं देना चाहिए। अगर उसका दल का कार्यकर्ता अगर किसी अपराध में लिप्त है तो अपनी उसी सकारात्मक सोच के कारण तत्काल बाहर नहीं करना चाहिए। अगर ये वीडियो दिखाया जा रहा है, आ रही है कि लाल टोपी पहना हुआ व्यक्ति अपराध कर रहा है तो उसके मुखिया को स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहिए। लेकिन अगर आप संरक्षण दे रहे हैं, पर पहले साबित तो कीजिए, साबित करने का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। अभी तो जांच पड़ताल चल ही रही है, लेकिन आप लोगों ने तो इस बात पर जजमेंट दे दिया है। ये राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के
चाहते नहीं है, उसको जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करनी चाहिए, अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति के साथ प्रदेश को तोड़ना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाह रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का जनमानस इसका जवाब देगा। डॉक्टर सुनील कौशिक, आप मुझे जरा समझाएं कि जो चीजें आपके फेवर में होती है वो तुरंत एकदम से साबित हो जाती है, और जो चीजें आपके अगेंस्ट जाती है उस पर जांच का इंतजार कीजिए, जांच रिपोर्ट का इंतजार कीजिए। ये कहां तक जायज नजर आता है? ये तर्क कितना तार्किक नजर आता है? अरे सुनो तो तब तो दिखेगा। देखो शिल्पा, देखिए आप, ठीक है ठीक है ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक से मैंने सवाल पूछा। ऐसा नहीं है किसी की भी सरकार रहे कि अपराध बिल्कुल रुक जाएंगे। हाँ। जो इस मानसिकता के जो लोग होते हैं वो अपराध करते हैं, और सुनिश्चित तरीके से जो अपराध होते हैं मैं मानता हूं उनको क्राइम मतलब अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन इस तरीके के मानसिकता के लोगों को रोकना सरकार के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम किसी की मानसिकता चेंज नहीं करते। ऐसी चीजें तो परिवार से आती हैं, समाज से आती हैं, समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। हाँ। लेकिन यदि विपक्ष या जनता के बीच इस तरीके की बातें उठती हैं तो कम से कम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि दिखे, कानूनी कार्रवाई हो रही है दिखे, पुलिस का भय पैदा हो रहा है दिखे, अपराधियों में भगदड़ मच रही है ये दिखे। केवल आप इनकाउंटर करेंगे, इनकाउंटर की क्या भूमिका निकल के आएगी, हजारों की संख्या पे आपने इनकाउंटर किए, उसमें वास्तव में अपराधी कितने मारे गए। हाँ। और बाद में जब रिजल्ट निकल के आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ गया है, उस पर उत्तर प्रदेश पुलिस जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं उसमें रखी गई हैं कि सरकार के पास उसके जवाब नहीं है। सीधा से सवाल डॉक्टर सुनील दूसरा एक और छोटा सा जोड़ूंगा, और यदि अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि होती है तो विपक्ष हंगामा क्यों करता है कि आपकी गाड़ी पलट जाएगी, या तो कोई अपराधी आता है तो कहीं गाड़ी न पलट जाए। तो ये सारे सवाल विपक्ष को भी थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि सरकार सख्ती से यदि कोई काम कर रही है, अपराधियों को किस तरीके से निपटाया जाए, अपराधियों को कैसे खत्म किया जाए। मुद्दा तो रहा नहीं, राम मंदिर का मुद्दा तो अब बचा नहीं, तो क्या अब 2022 में कानून व्यवस्था ही सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? इसी के इर्द गिर्द चुनाव घूमेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि राम मंदिर मुद्दा खत्म हुआ है। कि जिस तरीके से आरएसएस में चंदा को लेकर चल रहा है, जिस तरीके से टोलियां बनाई जा रही हैं, मुझे लगता है कि 2022 तक थोड़ा और माहौल चेंज होगा, और राम मंदिर मुद्दा 2022 के इलेक्शन में जरूर होगा, लेकिन बिल्कुल होगा। लेकिन ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो चुनाव में उस मुद्दे को हटा करके दूसरे मुद्दों को कैसे स्थापित कर पाएगा। ये विपक्ष की जिम्मेदारी है। ऐसे कौन से प्रकरण होंगे, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिसमें सरकार को घेरा जाएगा, क्योंकि बीजेपी इस बात में बिल्कुल माहिर है। मैं इस पर शब्दों में कह दूं कि यदि कोई मुद्दा देती है तो जब तक विपक्ष समझ पाता है तब तक दूसरा मुद्दा वो पेश कर देती है। तो ये राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि आखिर में बीजेपी द्वारा दिए गए मुद्दों में उलझना है या अपने मुद्दों के आधार पर घेरना है। जैसे तमाम, मैं थोड़ा सा एक सेकंड लूंगा मैं, कि तमाम मुद्दों पे अभी भी विपक्षी दल कहते हैं कि साहब 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, 15 लाख नहीं दिए। ये थोड़ा सा मुद्दा पुराना हो गया, क्योंकि 2014 के बाद 2019 का चुनाव हो गया है, और जो विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे वो जनता ने नकार दिए। नोटबंदी का प्रकरण रहा, जीएसटी का रहा, 2 करोड़ रोजगार का रहा, 15 लाख का रहा। तो अब विपक्ष को सोचना पड़ेगा कि ऐसे कौन से ठोस मुद्दे लाए जाएं कि जनता उन पर भरोसा करे और सरकार को घेरा जा सके। विपक्ष को सोचना होगा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो जाल बीजेपी आप लोगों के लिए, मैं सपा की भी बात कर रही हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रही हूं, मैं बसपा की भी बात कर रही हूं, यानी कि विपक्षी दलों के लिए जो बीजेपी जाल बिछाए, आप उसी जाल में उलझ कर रह जाए, आपके सोचने समझने की शक्ति को काफी हद तक सीमित कर दिया जाए। बताइए कितने तैयार है आप ऐसी स्थिति से निपटने के लिए? देखिए शिल्पा जी, समाजवादियों ने हर समय देश की जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए काम है, और हम चालबाजियों वाली सरकार है नहीं। इसलिए हमको पता है कि प्रदेश की जनता फिर से 2022 में बाइसिकल को चुनेगी, और हम जानते हैं कि जो थोको नीति चलाते हैं इसमें भी ये टारगेट करके चलाते हैं। आप देखिए, अभी फेक एनकाउंटर की बात करी, इसमें एक पक्ष के लोग, मुस्लिम समुदाय, पिछड़े वर्ग के समुदाय और दलित लोग समझाए 80% फेक एनकाउंटर हुए हैं। तो ये चाहते क्या है? ये मनुवादी लोग हैं। ये वैसे ही नहीं चाहते हैं कि जो समाज के पिछड़े लोग हैं वो आगे आए। समस्या तो ये भी है ना डॉक्टर, राय बनती चली जा रही है। अपराधियों का खात्मा होता है तब विपक्ष को दिक्कत हो जाती है, खात्मा नहीं होता है, क्राइम ग्राफ ऊपर चला जाता है तो आप लोग राशन पानी लेकर चढ़ जाते हैं। नहीं, अपराधियों का खात्मा नहीं हो रहा है, क्योंकि फेक एनकाउंटर में अपराधी नहीं काउंटर हो रहे हैं। मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट क्या झूठ बोल रहा है? आप ये बोलिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है, संज्ञान लिया है, वो झूठ बोल रहा है। फेक एनकाउंटर और अपराधियों को एनकाउंटर में अंतर होता है। ठीक है, ये अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से काउंटर करते हैं। सभी लोगों से एक एक करके मैं फाइनल कमेंट चाहूंगी। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी फिलहाल क्या लग रहा है 2022 में जितना समय बचा हुआ है, अभी
सियासत में और क्या क्या देखना बाकी रह जाएगा। और यहाँ हाथरस हत्याकांड में इस सियासी आरोप प्रत्यारोप के खेल के बीच में क्या पीड़िता को, उस मासूम बेटी को जिसने अपने पिता को खो दिया है, उसे इंसाफ मिल पाएगा? और अगर हाँ तो कब तक? देखिए शिल्पा जी, न्याय तो इनको देना पड़ेगा। अगर इन्होंने न्याय नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी फिर पिछले बार जो हाथरस में हुआ था उसी तरीके से कांग्रेस फिर उतरेगी और न्याय दिलाएगी। दूसरी बार 2022 के चुनाव में देखिए किसानों की दुर्व्यवस्था जो है, उनकी जो दुर्दशा है, इसके अलावा जो बेरोजगारी है, महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार है जो देश में नंबर 1 पर है, किस छात्रों का, खास करके प्रतियोगी परीक्षार्थियों का, अभ्यर्थियों की जो दुर्दशा है कि यूपीएससी जैसे एग्जाम के 24 में से 22 परीक्षाएं अटकी हुई हैं, लटकी हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट में भटक रही हैं। ये तमाम जो मुद्दे हैं और उसके ऊपर डीजल, पेट्रोल और किसी उपकरणों से जुड़े हुए महंगाई, आलू, तेल, दाल, इन सब की जो महंगाई, गैस सिलेंडर की महंगाई, ये सारे मुद्दे 2022 में सामने आएंगे। ये असफलता का जो ठिकरा है वो योगी जी और भाजपा पर फूटेगी। ठीक है उमाशंकर जी, ठीक है, शुक्रिया आपका। मैं फिर वही कहूंगा, इस सियासत के बीच में जिन लोगों को इंसाफ चाहिए, जो आम जनता होते हैं, वो कब तक पिसते रहेंगे? नहीं, देखो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जिस विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत सरकार को दिया है और यदि ऐसी बातें होती हैं, अपराध कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन उसके साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि समय समय पर सरकार की आंखें खोलती रहे, सरकार को बताती रहे कि आप पटरी से उतर रहे हैं। ये विपक्ष की जिम्मेदारी अहम होनी चाहिए। चलिए ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपका फाइनल कमेंट, कैसे आप ये जिम्मेदारी निभाएंगे? देखिए शिल्पा जी, मैं जानता हूं कि किसी भी प्रदेश की जनता सरकार को जब चुनती है तो उसमें कम से कम जो 3 बेसिक मुद्दे होते हैं। सबसे बड़ी बात अपराध की, उसकी हालात क्या है आप देखिए, रोजगार की, उसकी हालात क्या देती है, और हमारे और आपके घर के महंगाई में, और तीनों ही जगह पर ये बुरी तरीके से फेल नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ वो हो गए हैं। तो जनता इतना भी नहीं वो हो जाती है कि जिसको अपना खुद बुरा भला नहीं सोच सकती है। उसने सोच लिया है कि इनको किसी तरीके से 22 में हटाना ही हटाना है, वरना ये जिंदगी दुभर कर देंगे। चलिए ठीक है, आपने क्या सोचा हुआ दिलीप श्रीवास्तव? जल्दी से आपका फाइनल कमेंट सर। उत्तर प्रदेश के जनमानस के सामने हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र जो 2017 में सामने था चुनाव में, वो हमने सारे वादे पूरे कर रहे हैं और सारी चीजें उत्तर प्रदेश का जनमानस देख रहा है। उत्तर प्रदेश का जनमानस पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगा और योगी जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। जो अपराधियों को, जो शरणदाता है, चाहे वो जिस रंग की टोपी पहने, उनको नेस्तानाबूद होना पड़ेगा। उनकी सही जगह जो है उन्हें जाना पड़ेगा, चाहे वो लाल टोपी पहने, चाहे वो पीली टोपी पहने। असल बात तो यही है कि टोपी के रंगों पर बात नहीं होनी चाहिए। सूबे के अंदर कानून व्यवस्था का क्या हाल है, धरातल पर क्या स्थिति है, उस पर ज्यादा बात होनी चाहिए। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो कुल मिलाकर लाल टोपी पर ये कैसा टकराव है? जी हाँ, लाल टोपी पर ये जो टकराव की स्थिति है, आखिरकार ये किस तरह का तंज कसा गया था? साथ ही साथ अपराधियों का ना कोई धर्म है ना कोई जात है। मिशन 2022 में लगे हुए सारे दल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या आएगा, जंगल राज या राम राज, ये सबसे बड़ा सवाल है। चलिए मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.